हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 10 के सीजन मैथ एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करवा दिया था और आज इस क्लास में करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला नंबर क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या आपको तो पता ही है कि √2 अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पिछले बार क्लास में हमने देखा था √2 जो था अपरिमेय संख्या पे रूप में लिखे थे, बट क्यों लिखे थे मतलब कि कैसे हुआ, अब ये इसको इस क्लास में सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा आपका पहला नंबर देखिएगा क्या कहता है, सिद्ध करिए क्या √2 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसका आंसर मैं सीधा बना रही हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है ही, मान लिया यदि संभव हो तो, संभव है तो मान लेते। ठीक है, यदि संभव हो तो मान लिया, यदि संभव हो तो मान लिया कि √2 जो है एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तब P और Q ऐसे पूर्णांक हैं कि देखिएगा √2 बराबर P/Q, जहाँ Q = नॉट 0। ठीक है, और देखिएगा और P और Q यहाँ पे तथा लिखा होता था, P और Q सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है, कोप्लाइम नंबर। ठीक है, तो बात क्या कर लेते, तो कोप्लाइम नंबर है जिसका P और Q का शेप एक है, मतलब कि भाज्य ऋणात्मक एक ही आना चाहिए। ओके, अगर हम परिमेय संख्या लेके चले हैं तो ऐसे ही होना चाहिए, नहीं होता है तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं था, हमारा मानना ही गलत था। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, तो बात क्या कर लेते हैं, √2 = P/Q। ओके, वेल Q = नॉट 0, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर, √2 का 2 = P² तो बात कर लेते हैं, ये क्या हो गया आपका 2 × Q² P²। अब देखिएगा आपको क्या दिख रहा है भाई, 2 × Q² P², यानी कि 2 जो है P² को काट सकता है। यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट। ओके, समीकरण फर्स्ट, समीकरण बात कर लेते हैं क्या, ये आपका फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट से पता चलता है क्या, बात करें तो 2 जो है, चूँकि 2 P² को विभाजित करता है, किससे पता चला, फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, इसीलिए 2 जो है P को, क्योंकि 2 तो खुद अभाज्य संख्या, P को भी विभाजित कर सकता है। ये किससे, ये तो परिमेय से। तो बात कर लेते हैं, तो यहाँ तक हो गया, मान लिया ये परिमेय से, यहाँ तक देखिएगा, इसको लिख देता हूँ समीकरण, मतलब कि इसको आप सेकंड में रख लीजिए। ओके, सेकंड बात, मान लिया, क्या मान लिया कि मैंने बोला P जो है 2 को काट लाए, यानी कि 2K = P। ठीक है, अब देखिएगा ये जो आपका समीकरण फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर क्या होता है, तो देखिएगा अगर हम समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे है आपका 2Q² = P की जगह लगता हूँ 2K, इसका होल स्क्वायर, तो 2Q² = 2 का 4, ये स्क्वायर, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी Q² = 2K²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से क्या पता चला, आप इसको लग लो। अब बात कर लेते हैं थर्ड में। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला है, देखिएगा आपको क्या पता चला, यहाँ से बात कर लेता हूँ, यहाँ से लिख देती हूँ। यहाँ पे पता क्या चल रहा है, Q² = 2 × K², यानी 2 जो है Q² को काट रहा है, 2 जो है आपका, 2 जो है वो क्या कर रहा है, Q² को विभाजित कर सकता है। ये आप कहाँ से पता चला है, 3 से, जो समीकरण 3 है उसमें पता चला। ठीक है, तो बात करते हैं 2 जो है, चूँकि इसलिए 2 जो है Q को भी विभाजित कर सकता है। ये कैसे हो सकता है, ये आपका हो सकता है
पलमैस से, यहाँ तो समझ में आ गया। इसको आप फोर्थ बाद में रख लीजिए। तो सेकेंड और फोर्थ से, तो सेकेंड और फोर्थ से क्या पता चलता है, से बात कर लेते तो क्या, टू जो है पी और क्यू दोनों को विभाजित कर सकता है। पी और क्यू जो मतलब दो जो है पी और क्यू दोनों को विभाजित कर सकता है, ठीक है। अतः दो जो है पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दो जो है पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने तो लेके चला था सभाज्य संख्या, तो एक होना चाहिए था, लेकिन यह हमारा विरोधाभास है, क्योंकि हमने मान रखा था कि पी और क्यू सअभाज्य संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। अतः √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बस ये क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आप लिख के क्या कर सकते भाई, इसे सिद्ध कर सकते थे। इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर जो होता है एक खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में है क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो देखिए उसको भी बना लेते भाई। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहला है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 खत्म होता है, 2 को लेता हूँ। चलो भाई इसको भी हटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, अगर संभव हो तो, यदि संभव हो तो, फिर से संभव हो तो मान लिया क्या भाई कि √3 एक परिमेय संख्या है, तब पी और क्यू ऐसे पूर्णांक है कि √3 बराबर p/q, वेल q इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, तथा p और q सअभाज्य संख्या है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि p और q के एक एकल गुणनखंड है, यानी कि एक के अलावा और कोई नहीं है, ओके। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, एक के अलावा कोई नहीं है, ओके, अदर देन 1, एक के अलावा कोई नहीं है। तो p और q सभाज्य संख्या, यही लिख दीजिए, आपको अच्छा भी लगेगा, मतलब लिखने में बेटर फील लेंगे। तो बात कर लेते हैं क्या, √3 बराबर p/q, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो √3 का 3 p² तो 3q² इज इक्वल टू p²। क्या दिख रहा है, 3 गुने q² इज इक्वल टू p², यानी 3 जो है ये p² को काटेगा ना, तो यहाँ पे लिखेगा चूँकि 3 जो है p² को विभाजित कर सकता है, ठीक है। इसको आप रख लीजिए समीकरण फर्स्ट में, ओके। इसीलिए 3 जो है p को भी विभाजित कर सकता है, ये कैसे, परिमेय से, ओके। इसको आप रख लीजिए सेकंड में, ठीक है, ये बड़ा अच्छा बात है। अब यहाँ पे देखिएगा, मान लिया कि हमने क्या किया, 3 जो है p को काटा था, 3 के इज इक्वल टू p। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर क्या हो जाएगा, बात क्या कर लेते, समीकरण फर्स्ट में p का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है 3q² इज इक्वल टू p², p की जगह 3 के इसका होल स्क्वायर, तो 3q² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9k², 3 से 3 कम 3 3 9, यानी
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k²। ठीक है, तो बात क्या होती है, इसको आप रख लीजिए थर्ड में। ओके, समीकरण थर्ड में बात क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है, चूंकि 3 जो है 3k² इज इक्वल टू q², 3 जो है q को काटेगा, 3 जो है q² को विभाजित कर सकता है या फिर करता है, जो लिखना है। ओके, इसलिए 3 जो है q को भी विभाजित, इसलिए वो पल में देखे थे। ठीक है, विभाजित कर सकता है, और ये आपका क्या प्रमेय से। तो बात करें तो इसको आप रख लीजिए फोर्थ बाद में। तो कहने का मतलब सेकंड और फोर्थ से क्या पता चल रहा है कि भाई 3 जो है ना p तथा q दोनों को विभाजित कर सकता है। अतः 3 जो है ना वो p तथा q और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब बात क्या कर लेते हैं कि हमने माना था p और q जो सवाभाज्य संख्या, तो उसका एक ही गुणनखंड हो सकता है, एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो हम बात क्या कर लेते हैं, अतः हम विरोधाभास विरोध जो आवास मिलके बना है विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास पाते हैं क्योंकि हमने p तथा q को अभाज्य संख्या माना था। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था क्या आपका √3 को सिद्ध करना था क्या, वो एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 भी खत्म होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करना है भाई, बस क्वेश्चन में अंक बदल सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका पहला √2 था, उसके बाद √3। अब देखिएगा क्या है, अब कहता है कि फिर से सिद्ध करें कि 1/√5 जो है 1/√5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सिद्ध कर सकते इसी प्रकार से। यदि संभव है तो मान ही लेते, यदि संभव हो तो मान लिया, यदि संभव है तो मान लिया कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√5 क्या एक परिमेय संख्या है। तो बात क्या कर लेते हैं, तब p और q ऐसे पूर्णांक हैं कि 1/√5 इज इक्वल टू p/q, वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0 तथा p और q सअभाज्य संख्या है। ओके, तो बात कर लेते हैं 1/√5 इज इक्वल टू p/q, q इज इक्वल टू √5 इंटू p। ओके, बात करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 p का होल स्क्वायर। ये क्या होता हो जाएगा भाई, देखो ये हो गया आपका q² इज इक्वल टू, ये कितना हो गया √5 का, तो 5 हो गया, एंड p का p² हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, देखो ये समीकरण आपका फर्स्ट बनता है, समीकरण फर्स्ट। ओके, यहाँ पे देखिएगा क्या 5 इंटू p² इज इक्वल टू q², यानी 5 जो है वो क्या कर सकता है, q को काट सकता है। तो यानी कि बात कर लेते हैं क्या, 5 जो है, चूंकि 5 जो है q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है q को भी विभाजित कर सकता
है, ये तो पलमे में पिछले क्लास में देखा ही था। ठीक है, पलमे से तो वह संख्या कर रहा है उसके स्क्वायर को, तो वो संख्या को भी कटेगा। तो कहने का मतलब इसको आप रख लीजिए सेकेंड बात में। ठीक है, बहुत अच्छा थॉट है। तो बात करें तो 5 से विभाजित करेंगे, तो मान लिया क्या भाई 5k इज इक्वल टू क्यू। आप ए भी मान सकते, बी मान सकते, कुछ भी मान सकते। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में क्यू का मान रखने पर, क्यू का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं। अगर मैं क्यू का मान रखूँ तो क्या हो जाएगा, 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर। तो 25 25 k स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर। 5 से दूंगा तो 25 25। अब क्या हो गया 5k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है भाई, इसको लिख लो समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो 5k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी कि 5 जो है p स्क्वायर को काटेगा, 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए 5 जो है p को भी विभाजित कर सकता है। ये किससे, प्रमेय से। तो बात क्या कर लेते हैं, इसको आप लग लो फोर्थ में, बोला अच्छा है। सेकेंड और फोर्थ से क्या 5 जो है p तथा q दोनों को विभाजित कर सकता है। अतः 5 जो है वो क्या है, p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो बात क्या कर रहे थे, अतः 5 जो है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हम विरोधाभास पाते हैं, क्योंकि हमने p तथा q को सअभाज्य संख्या मान रखा था। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 खत्म होता है। ठीक है, तो इसी के साथ बात होती है क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। तो चलिए आगे देखते क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्या परिमेय नहीं है। पहला क्वेश्चन है 6/1/3। अब 6/1/3 का मतलब क्या, अब देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं, क्या आपको पता है क्या, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे देखिएगा अगर हम किसी को इसको अगर ऐसे लिखते हैं, हम मान लीजिए कि आपको निकालना है 36 का। ओके, तो आपको पता रहता है यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करते हैं 36 को बात कर लेते हैं, स्क्वायर निकालना मतलब स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है, तो हमें पता है कि 6 होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या 36/1/2। अगर ऐसे दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 36 लगा दो। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे जैसे 6/1/3 है। ठीक है, इसका मतलब है तो इसको यहाँ पे जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जो 6 इसमें घुस जाएगा, घर में घुस जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो हम लिखते ही है ना, ये ऐसे लिखते हैं। एक अगर हमें मुझे देता है यहाँ पे m, यहाँ पे a दे रखा है, तो इसको लिख देते हैं पावर a/1/m। और मान लो कि a/1/m दे रखा है, 1 बटा जैसे दिख गया यहाँ पे लगा दो n, यहाँ लगा दो a, बस यही काम करते हैं ना, उसी प्रकार इसको भी करना है। ठीक है, तो पहली बात तो देखिएगा हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन ये 6/1/3 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, घनमूल निकालना है किसका, 6। बस यही ना कहला, ये करना है क्या, परिमेय संख्या नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा यदि संभव हो तो मान लिया कि ये जो घनमूल है ना किसका, 6 का, यहाँ पे 3 दिखना चाहिए। ओके, 6 एक परिमेय संख्या है, तब P और Q ऐसी संख्या है कि
ऐसी संख्या है कि घनमूल किसका निकालना था 6 का इज इक्वल टू पी बाय क्यू, वेल क्यू इज इक्वल टू नॉट 0 तथा पी और क्यू जो है ना सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात क्या होती है, बात कर लेते हैं। आपका निकालना था घनमूल किसका 6 का, ये वाला पी बाय क्यू था। दोनों तरफ घन करने पर तो ये हो जाएगा क्यूब, यहाँ पे 6 इसका होल क्यूब एंड पी बाय क्यू इसका होल क्यूब। तो ये तो हो गया आपका 6 बाहर निकल गया, ये पी क्यूब बटे क्यू क्यूब। बात कर लेते हैं क्या, ये आपका 6 क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब, ये आपका समीकरण फर्स्ट निकल गया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा क्या दिख रहा है। अब बात होती है कि हमने देखा था स्क्वायर वाले पे, तो यहाँ पे जब स्क्वायर वाले को देखा था कि एक कोई संख्या थी, पी को अभाज्य संख्या था तो ए स्क्वायर विभाजित करता था। वही मान लीजिए कि एक कोई संख्या है, पी अभाज्य संख्या है एंड वो एक क्यूब को विभाजित कर रहा है। अब एक क्यूब को जो हम उसका अभाज्य संख्या मतलब कि जो इसको अगर हम जो भी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे अभाज्य संख्या के रूप में, और वो पे विभाजित कर रहा है, इसका मतलब उसी में से है ना। और इसका ही तो अभाज्य संख्या लिखते हैं, उसका क्यूब लगा देंगे तो वही हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको विभाजित कर लेगा ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, चूंकि यहाँ पे देखिए 6 इंटू क्यू क्यूब इक्वल टू पी क्यूब है, इसका मतलब 6 इसको काटेगा ना, ये नहीं कि 6 क्यू को काटेगा। 6 तो क्यू से गुणन है ना भाई, गुणन खुद गुना हुआ है, काटा किस हुआ हम जाएंगे तो देखिएगा, इसको लिख सकते हैं क्यू क्यूब बटे पी क्यूब बटे 6, यानी 6 काटेगा ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो 6 जो है किसको पी क्यूब को विभाजित करता है, इसीलिए 6 जो है पी को भी विभाजित कर सकता है। ओके, तो बात कर लेते हैं क्या, इसको आप रख लीजिए सेकंड में। अब बात क्या होती है, मान लिया अगर कल ही लाए ना, तो मान लिया 6 के, आप 6 एम जो भी लिखना हो लिख सकते, मैं के लिख रही हूँ, 6 के इज इक्वल टू पी है, कुछ तो 6 से काटेंगे, कुछ तो आएगा वो के ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट में पी का मान रखने पर क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है भाई, यहाँ पे। इसमें किसका मान रखना है मुझे, पी का। तो 6 क्यू क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का मान रखना है जो कि क्या है 6 के और इसका होल क्यूब, तो इसका भी होल क्यूब। ठीक है, तो 6 क्यू क्यूब इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 36 गुनी 6, इसका के क्यूब 6 एकम 6 यानी क्यू क्यूब इज इक्वल टू 36 के क्यूब। अब देखिएगा, अब बात क्या कर लेते हैं, इस 36 को आप ये भी तो लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, यानी कि 36 भी काटेगा और 6 भी काट सकता है, क्योंकि देखिएगा अगर बात कर लेता हूँ 36 मान लीजिए क्या 216 को काट सकता है, 200 ये 36 जो 216 गुने 6 को काट सकता है। ठीक है, तो इसमें जो 6 छिपा है ये भी तो काट सकता है, 6 एकम 6 6 एकम 6। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा क्या 36 जो है क्यू क्यूब को विभाजित करता है, तो चूंकि 6 जो है 36 को विभाजित करता है, इसीलिए 6 जो है क्यू क्यूब को भी विभाजित करता है। बात करते हैं इसको चुकी में लाने दीजिए, इसीलिए 6 जो है ना क्यू को भी विभाजित कर सकता है। ये किससे, ये परमेय से। ओके, इसको आप रख लीजिए फोर्थ में। तो बात कर लेते सेकंड और फोर्थ से। सेकंड और फोर्थ से 6 जो है ना पी तथा पी और क्यू दोनों को विभाजित कर सकता है। अतः 6 जो है ना ये क्या पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यह हमारा
विरोधाभास है, क्योंकि हमने P तथा Q को सह अभाज्य संख्या मान रखा था, इसलिए हमारा मानना गलत है कि आपका क्या बात कर लेते हैं, क्या था संख्या भाई, घनमूल किसका 6 का। ये जो है ना, इसको ऐसे नहीं इसी प्रकार लिख सकते। 6/1/3 जो है एक परिमेय संख्या है, अतः 6/1/3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। इस प्रकार हमारा सिद्ध होता है क्या कहते हैं उसको, आपका 6/1/3 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी मैं साफ कर देती हूँ ताकि मैं अगला क्वेश्चन बना पाऊँ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से वही सिद्ध करना है कि परिमेय नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एक परिमेय संख्या, या फिर इसको लिख दीजिएगा क्या, परिमेय नहीं है। ठीक है, एक और परिमेय संख्या, या फिर लिख दीजिएगा परिमेय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला परिमेय नहीं है तो परिमेय नहीं है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2, उसको क्या करता है, आपको 3√3 को आपको दिखाना है क्या वो परिमेय नहीं है, सिद्ध करना, सॉरी। तो यहाँ पे देखिएगा बात क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का है क्या भाई, 3√3। ओके, तो अगर हम संभव है ही ना तो मान ही लेते हैं क्या, यदि कहता है यदि संभव हो तो मान लिया, यदि संभव हो तो मान लिया कि 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तब P और Q ऐसे पूर्णांक हैं कि 3√3 = P/Q हो जाएगा। ओके, वेल Q = नॉट 0। और बात कर लेते हैं तथा P और Q सअभाज्य संख्या है। ओके, तो बात क्या होती है सअभाज्य संख्या, तो ध्यान से देखिएगा। बात होती है क्या, देखिएगा, तो 3√3 = P/Q था। इसको मैं √3 इधर लाने देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, P/3Q। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपने यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ क्या, यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है क्या √3 एक क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, आपका Q क्या था, पूर्णांक संख्या था। उसमें पूर्णांक में बस क्या किया, P को तो ऐसे रहने दिया, 3 को क्या किया, Q से गुना किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं बात कर लेता हूँ, जो हमने सिद्ध कर लिया है क्या, 3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अगला होते तो पहले ही लिख लेते क्या, √3 हमने सिद्ध किया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमने सिद्ध किया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप फर्स्ट में रख लीजिए बाद में। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक समीकरण को आप फर्स्ट में रख लीजिए। इस समीकरण को आप फर्स्ट में नहीं रखिए, समीकरण को फर्स्ट में रख लीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या पूरी तरह से पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक संख्या है, इसीलिए क्या किया भाई, P तथा 3Q से गुना किया, ये भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अतः अब ये पूर्णांक है, और पूर्णांक किसके अंतर्गत आता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ये बात आपको पता ही है ना, जब पूर्णांक आ ही गया तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अतः समीकरण फर्स्ट के अब यहाँ पे देखिएगा, दायां और बायां, दायां पक्ष
दायां पक्ष में एक परिमेय संख्या है, जो भी आएगा तो हल करके परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। पूर्णांक है कि तो परिमेय संख्या है, किंतु उसके बाएं पक्ष को देखो, उसके बाएं पक्ष में एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हमने √3 को हमने सिद्ध किया था कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने 3√3 को हमने मान के चला था, क्योंकि 3 उससे गुना हो गया था, तो चलो मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है। लेकिन एक बार पता चला क्या है, परिमेय संख्या होता तो हल करते तो परिमेय ही आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या गया, एक तरफ परिमेय आ गया, एक तरफ अपरिमेय आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, इस तरह हम विरोधाभास पाते हैं। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या भाई, 3√3 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब यहाँ पर चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 5√3। तो देखिएगा, हमने सिद्ध किया हुआ है क्या, √3 तो एक अपरिमेय संख्या, हमने सिद्ध किया हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अगर बात करें तो एग्जाम में आ जाता है, तो आप क्या करिएगा, पहले √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दीजिएगा, उसके बाद बनाना शुरू करिएगा, ठीक है। अतः हमने सिद्ध कर लिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब इस क्वेश्चन पर करिएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आपने लिखा है कि हमने सिद्ध किया कि √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वहाँ पे भी लिखेंगे, सिद्ध कहाँ किया आपने, मैंने तो इस क्लास में किया है ना, ओके, इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि संभव हो तो मान लिया कि 5√3 जो है, 5√3 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो हमने मान लिया क्या, √3 एक क्या आपका परिमेय संख्या है, 5√3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तब P और Q ऐसे पूर्णांक हैं कि 5√3 = P/Q, Q ≠ 0, ठीक है। तो 5√3 P/Q हो गया, इसको लिख सकता है √3 P/5Q हो गया, चूँकि इसको समीकरण फर्स्ट में डाल दो, समीकरण फर्स्ट। P और Q पूर्णांक संख्या है, इसीलिए अब इसमें क्या होगा, P और 5Q 5 से गुना किया तो भी तो पूर्णांक ही होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अतः समीकरण फर्स्ट के दायां पक्ष को देखो, दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, एक क्या परिमेय संख्या है, किंतु उसका बायां पक्ष देखो, भाई, बायां पक्ष में एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, 5√3 था, एक तो 5 परिमेय संख्या था, बट उनमें √3 इंटू जो था वो अपरिमेय संख्या था, ये बात तो हमें पता है। बट ये 5√3 यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल आया, इससे एक निष्कर्ष निकलेगा क्या भाई, ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। बट यहाँ पे बात क्या होती है, हमें ये दिखाना था कि 5√3 भी परिमेय नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते भाई, तो हमने क्या किया है, सीधा एक तरफ को हमने परिमेय जो भी संख्या था, हमें पता है √3 नहीं है तो √3 को लाने दिया, 5 को इधर कर लिया। अब √3 परिमेय नहीं, ये बात तो पता है, बट यहाँ पे P/5Q तो परिमेय संख्या, ये भी बात मुझे पता है। अब जो हमने 5√3 को परिमेय लेके चला था, जिसे P/Q के रूप में मैंने दिखाया था, तो अंत में भी तो हल आगे परिमेय संख्या ही आना चाहिए, तो फिर बदला क्यों भाई, इसका मतलब है कुछ तो पहले से ही गड़बड़ था, यानी कि उसका बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या। अतः हमारा मानना, इस प्रकार हम विरोधाभास पाते हैं, अतः इस प्रकार हम विरोधाभास पाते हैं। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या भाई,
5√3 5√3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या या आपको परिमेय नहीं है तो यहाँ पर लिख देते, अतः ये एक परिमेय संख्या नहीं, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुरूप करते इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिद्ध करें निम्नलिखित संख्याएं जो है अपरिमेय है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय है। तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन 6 + √2। ओके, अब यहाँ पे बात तो कर लेते हैं क्या, हमने तो सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, आप लेकिन एग्जाम में आता है तो सिद्ध कर लीजिएगा एक बार। हमने सिद्ध किया है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। अब बात होती है 6 + √2, ये संख्या की नहीं बात होती है कि एक तो परिमेय 6 + √2 जो कि अपरिमेय। ठीक है, यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होगा, इसकी चल छोड़ने लगी तो देखिएगा, यदि संभव है ही तो, यदि संभव है तो मान लिया, यदि संभव है ना तो मान लिया क्या भाई, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि संभव हो तो मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तब P और Q ऐसे पूर्णांक हैं कि 6 + √2 = P/Q, वेल Q = not 0। तो बात क्या कर लेते हैं, तथा यहाँ पे पूर्णांक लिख दिया ना, बात खत्म है। पूर्णांक लिख दिया तो अभाज्य भी जो भी आएगा संख्या तो पूर्णांक में है ना, Q तो not 0। ठीक है, 1 2 3 जो आ जाए चलेगा भाई। ओके, तो बात क्या होती है यहाँ पे देखिएगा, मैं बात कर लेता हूँ कि √2 = P/Q -6 कर दो, कोई दिक्कत होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप लग दो, इसको मैं इसको हल करता हूँ तो √2 = P - 6Q/Q हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लग दो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा क्या, चूंकि P और Q क्या लेके चला था, P और Q पूर्णांक संख्या, P और Q पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या तो आपको पता है धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी होगा, सुनो बट हमने कहा कि Q = not 0, बस एक यही बात लगाई थी, पूर्णांक संख्या। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेता हूँ, इसलिए जो P - 6Q और Q, भाई Q तो आपको पता है पूर्णांक है, अब P भी पूर्णांक था, उसमें से 6Q घटा लिया तो क्या वो भी पूर्णांक होगा, कोई तो भिन्नांक तो कुछ आने की बात ही नहीं है, ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब जैसे ही पूर्णांक होंगे तो बात क्या करते हैं, अब ये पूर्णांक होगा, जिसका मतलब है जब पूर्णांक के अंतर्गत आ गया तो परिमेय संख्या किसका, लेकिन समीकरण फर्स्ट का, समीकरण फर्स्ट का कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष है, दायां पक्ष क्या है, एक परिमेय संख्या। और इसका बायां पक्ष ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या और इसका बायां पक्ष अपरिमेय संख्या। ओके, तो क्या हो गया भाई, जब हमने अगर लेके ही चला था, अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या तो हल करने पर भी परिमेय संख्या आना चाहिए था, लेकिन ये तो अदल बदल हो गया, यानी कि एक परिमेय आ गया एक अपरिमेय संख्या। अब क्या कर ले भाई, इसका मतलब हमने शुरुआत में ही कुछ गलती कर दी थी। ठीक है, तो इस तरह हम विरोधाभास पाते हैं, अतः हमारा मानना गलत है कि क्या था भाई, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या
परिमेय संख्या नहीं है। क्या कहलाता? अपरिमेय संख्या है। तो चलो भाई परिमेय, एक अपरिमेय संख्या, इसको हटा के अपरिमेय संख्या कर देता हूँ। अपरिमेय संख्या है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम सिद्ध करते हैं क्या? वो नहीं है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा उसी प्रकार 5 माइनस रूट 3। ओके, तो हमने सिद्ध तो किया हुआ है ना, हमने देखा है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो भाई अपरिमेय संख्या, इसको तो देख लिया ना। अब संभव हो तो, यदि संभव हो तो हम देख लेते हैं एक परिमेय संख्या, उसमें से माइनस किया अपरिमेय संख्या, क्या ये क्या हो सकता है? मान लिया परिमेय संख्या हो गया। यदि संभव हो तो 5 माइनस रूट 3 एक यदि संभव हो तो मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब p बाई क्यू, p और q ऐसी संख्या है कि 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू वेल q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, p तथा q ऐसी संख्या, और p और q पूर्णांक है, p तथा q जो है ना पूर्णांक है। यहाँ पे संख्या लिख देते हैं, पूर्णांक देता पूर्णांक है। ओके, अब बात होती है क्या? तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। अब यहाँ पर देखिएगा 5q माइनस p बटे क्यू इज इक्वल टू रूट 3, चूँकि इसको समीकरण फर्स्ट रख देता हूँ, चूँकि p और q क्या थे? p और q पूर्णांक संख्या है, अतः इसलिए 5q माइनस p और q भी पूर्णांक संख्या में। क्या हुआ भाई? उसमें कुछ किया ही नहीं ना, भिन्नांक वाला कुछ घटाएगा तब ना भिन्न वाला जाएगा। दशमलव मान लो कि 1 में से 0.25 घटाए तब तो जाएगा भाई, लेकिन यहाँ पे क्या किया? 1 था उसी में से 1 गुने 5 घटाई दिया तो माइनस 4, लेकिन पूर्ण है ना अपने आप में। ठीक है, भी पूर्णांक संख्या होंगे। ओके, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस प्रकार हम क्या पाते हैं भाई? तो यहाँ पे देखिएगा अतः यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का देखिए, तो समीकरण फर्स्ट का ये आपका हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष। तो बायां पक्ष देखिए, बायां पक्ष एक क्या है? परिमेय संख्या है, किंतु उसका दायां पक्ष देखिए एक परिमेय संख्या है, किंतु उसका दायां पक्ष को देखिए, दायां पक्ष वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम विरोधाभास पाते हैं। इस तरह क्योंकि हम परिमेय संख्या लेके चले तो भाई परिमेय ही लेना चाहिए था। 5 माइनस रूट 3 इसको परिमेय p बाई क्यू लेके चले तो परिमेय ही लेना चाहिए था ना। जैसे मान लीजिए कि 5 में से मैंने 1 घटाया, 5 में से 1 घटा, तो चलिए देखिए मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, मैंने बोला 1/2 आता है, तो इसको अगर मैं काम करता हूँ कि मान लो कि मैं घटाती नहीं हूँ 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 2 1 3/2 आ गया। एक तो इधर भी परिमेय 5 है, बट यहाँ पे बराबर नहीं मुझे पता है। ठीक है, मान के चलिए ना। अब ये रूट 3/2 तो आपको दिख रहा है परिमेय संख्या, और 5/2 परिमेय संख्या दिख रहा है, तो ये पता चल रहा है कि परिमेय। इसका मतलब शुरू में जो मान के चले थे ना वो परिमेय 5 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं कि परिमेय मान के चले, यहाँ पे एक परिमेय आता है, एक परिमेय अपरिमेय आता है, तो ये भाई गलत हो गया। इस तरह हम विरोधाभास पाते हैं। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या भाई 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए एक बात तो पता चल गया ना, क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक तो हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहीं पे बना देती हूँ, जगह है तो कोई बात नहीं। क्या है? अब देखिएगा 2 प्लस रूट 2। ठीक है, हमने देखा है, फिर से हमने देखा है, क्या देखा है कि पहली बात तो बात करते हैं रूट 2 जो है एक क्या है? हमने देखा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अच्छा चलो, यदि संभव हो तो मान लिया कि 2 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तब P और Q ऐसी संख्या है कि 2 + √2 = P/Q, वेल Q = नॉट 0, ठीक है। तो बात कर लेते हैं P और Q ऐसी संख्या है और P और Q पूर्णांक संख्या है, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 + √2 = P/Q। अब बात कर लेते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, √2 एक साइड लाने दो, = P/Q -2 हो गया। तो √2 = P - 2Q/Q हो गया। तो बात करते हैं, ये समीकरण आपका फर्स्ट बना देती हूँ, ओके। यहाँ तो कोई समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बात, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, चूंकि P और Q क्या थे, P और Q पूर्णांक संख्या थे ना, P और Q पूर्णांक संख्या है, इसीलिए अब बात की P - 2 पूर्णांक संख्या था, Q भी था, उसमें से P में से 2 क्यों हटाए, तभी पूर्णांक होगा। और बात कर लेते, और Q भी पूर्णांक संख्या होंगे। तो बात क्या होती है, अतः समीकरण फर्स्ट देखो फिर से भाई, समीकरण फर्स्ट के दायां पक्ष, समीकरण फर्स्ट है उसका दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, तथा उसके बायां पक्ष देखो, उसके बायां पक्ष एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैंने मान ही चला था क्या भाई, 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो हालांकि क्या आना चाहिए था, इधर भी परिमेय आना चाहिए था, उस साइड भी परिमेय आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ आया परिमेय संख्या, दूसरी तरफ आया अपरिमेय संख्या। इसका मतलब हमने शुरू में कोई गलती कर दी थी, ठीक है, गलती नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे आपको लेके चलना होता है, तो गलती तो हो ही है ना। तो अतः तो इस तरह हम विरोधाभास पाते हैं, ओके। अतः हमारी मान्यता गलत है कि संख्या क्या था भाई, 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 + √2 परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 + √5। अरे भाई एक ही टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी मैं बना ली हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जितना ले उतना सब बनाओ भाई, ठीक है, लेकिन इस दोनों में से मैं एक आपके लिए छोड़ने वाली हूँ, याद रखिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। हमें तो पता है √5, हमने देखा है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि संभव हो तो मान लिया कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या एक परिमेय संख्या है। तब P और Q ऐसे पूर्णांक संख्या है कि 3 + √5 = P/Q, वेल Q = नॉट 0, ठीक है। तो क्या होगा, 3 + √5 = P/Q, तो √5 = P/Q -3 कर देता हूँ। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, बात कर लेता हूँ क्या, बात करते इसको हल कर दिया तो √5 हो गया, तो P - 3Q/Q हो गया, ठीक है। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। तो बात क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे देखिएगा, चूंकि P और Q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है,
दोनों पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं, इसीलिए p माइनस 3q और q दोनों पूर्णांक संख्या होंगे। अब देखिएगा, अतः समीकरण फर्स्ट के दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, किंतु उसके बाएं पक्ष देखिए, किंतु उसके बाएं पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 ओके, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम विरोधाभास पाते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या भाई 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये था आपके क्या भाई क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भाई, √3 - √2 ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको दोनों चीज़ पता है क्या, √3 और √2। एक √2 जो है दोनों अपरिमेय संख्या, दोनों अपरिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 - √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, तब P और Q ऐसी पूर्णांक संख्या है कि √3 - √2 = P/Q। वह बात कर लेते हैं, Q = not 0, तो √3 - √2 = P/Q। अब यहाँ पे देखिएगा, √3 = मैं बात करूँ तो P/Q + √2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष में। और बात करता हूँ इस समीकरण फर्स्ट का, इसको बना दो समीकरण फर्स्ट, इसको भी लिख देता हूँ फर्स्ट ओके। तो इसमें दायां पक्ष में देखिए, क्या आपका परिमेय संख्या P/Q में √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है जोड़ा गया। अतः हमने देखा है कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। और समीकरण फर्स्ट के बायां पक्ष में क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता जो अरे भाई परिमेय संख्या था तो हल करते तो परिमेय आना चाहिए, तो यहाँ पे तो अपरिमेय आ रहा है, इसका मतलब हमने गलत माना, हमारी मान्यता गलत है कि √3 - √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे आपको एक समझ में आना चाहिए क्या भाई, कि अलग भिन्न अपरिमेय संख्या का अंतर भी जो होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है, एक परिमेय संख्या है। अतः √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। तो 6 आप इसी प्रकार बना लीजिएगा। आप चलिए 7 देख लेते हैं। 7 में भी भाई बहुत इजी है। तो देखिएगा, यहाँ पे 3 + √5 का बनाया था, यहाँ पे 3 + 5 √2 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो हमने देखा है क्या भाई, 3 प्लस क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखा हूँ तो √2। अब बात कर रहे थे क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध किए ओके। तो अब बात देखिएगा, यदि संभव हो तो 3 +
5√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बात क्या होती है 3 + 5√2 एक समय परिमेय संख्या, तब P और Q ऐसी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि 3 + 5√2 = P/Q। तो 5√2 = P/Q - 3, तो 5√2 = P - 3Q बटे Q। तो ये कितना हो जाएगा √2 = P - 3Q बटे 5Q। ठीक है, ये आपका निकल गया समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा क्या भाई, चूंकि P और Q क्या था, P और Q पूर्णांक संख्या थे, पूर्णांक संख्या है, इसीलिए अब पूर्णांक में क्या कि P - 3Q तो भी पूर्णांक लेगा, और 5Q भी पूर्णांक संख्या होंगे। ठीक है, अब देखिएगा बात होती है क्या यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा, अतः समीकरण फर्स्ट देखिएगा, समीकरण फर्स्ट के दाएं पक्ष को देखिए, दायां पक्ष एक परिमेय संख्या हो जाएगा, पूर्णांक आ गया तो परिमेय संख्या में बदल गया, परिमेय संख्या हो गया परिमेय संख्या, किंतु उसका बायां पक्ष देखिए, उसका बायां पक्ष वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अरे भाई जब परिमेय लेके चलते तो परिमेय को हल करते तो परिमेय ही आना चाहिए था, लेकिन ऐसा आया नहीं, अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम विरोधाभास पाते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जाता है 7 खत्म होता है। और इसी के साथ आपका एक साथ आज मैं इस क्लास को भी समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में से आगे बताऊंगी, तब तक जरूर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।